वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अब जब आपसे बातचीत हो रही है ना मैम, स्क्रीन पे कुछ प्राइस हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। लुक एट निफ्टी मेटल इंडेक्स 8471 एट ऑल टाइम हाई। मैम मेटल्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? आज एक और चीज़ हुई, आज गोल्ड ऑल टाइम हाई पे भी आया। मैं प्रीशियस मेटल्स की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात कर रहा हूँ, फेरस नॉन फेरस एंटायर ग्रुप। आपका व्यू मैम मेटल्स पे इस वक्त? अभी देखिए, ये इंडस्ट्रियल मेटल्स में आपको पूरा विश्व का की स्थिति देखनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग यहाँ प्राइस टेकर्स हैं। जो भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय भाव से गवर्न होता है। अ, अभी तो हम हमारे ऐसे सिग्नल आए नहीं कि इसमें अभी बहुत निवेश करना चाहिए। देख रहे हैं हम लोग कि अगर टर्निंग पॉइंट आता है तो अभी नहीं कह सकते कि वो टर्निंग पॉइंट कंफर्म हो गया है। ओके, स्टिल वो टर्निंग पॉइंट मैम के लिए अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। मैम एक और चीज़, ये बाजार जिस चीज़ पे अभी भी फोकस कर रहा है वो है रेट कट्स और उसकी फर्दर पॉसिबिलिटीज़ इन आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ CY24। रेट सेंसिटिव्स में रियल स्टेट एक बार फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेते हुए, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप रियल स्टेट एंसिलरी की है और इम्प्रूवमेंट सेगमेंट की है। आप लोगों की कन्विक्शन लिस्ट में क्या क्या अपीयर हो रहा है मैम? और जो बीच में डिप आया था ड्यूरिंग द अर्निंग्स लाइक DLF गुड प्रॉपर्टीज, आप लोगों ने कुछ ऐड किया मैम इसमें? नहीं, रियल एस्टेट हम लोग थोड़ा सोच समझ के लेते हैं। कोई भी लेवरेज सेक्टर में जब तक बहुत कंपेलिंग नहीं लगे कि लेना ही है, तब तक उसको थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। बिकॉज लेवरेज सेक्टर में ऊपर नीचे दोनों साइड बड़ा मूव होता है। जहां आप रियल एस्टेट एंसिलरी से, अगर आपका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन या उससे रिलेटेड जो सप्लाई करते हैं रियल एस्टेट के, यस, कंस्ट्रक्शन कंपनीज पिछले साल भर से हम लोग कुछ हद तक ओवरवेट हैं। पिछले साल भर में अगर देखें तो ऑटो एंसिलरीज, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, इन सब में वेट बढ़ाया है। वैसे तो अभी ये तिमाही खत्म हुई है, तो इस हफ्ते हम लोग रीबैलेंस की तरफ जाएंगे, तो एक बार देखेंगे कि अब उसमें क्या अ, बदलाव करना है। पर फिलहाल तो ये हमारा आउटलुक है। ओके, अच्छा मैम, इस बार NBFCs ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। हाल में जब RBI के एक्शंस आए थे दो NBFCs पर, तो थोड़ा मूड सेंटीमेंट खराब हुआ था। बट एक बार फिर से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में मूव है। एंड स्पेशली दो वो स्टॉक्स, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इस बार गोल्ड के स्विंग के बाद बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करते हुए। अब हमारे पास इसमें कई धड़े हो गए NBFCs में। हमारे पास गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हो गई, हमारे पास HFCs हो गई। आपका इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एरिया कौन सा है मैम? सच कहूँ तो अब लेंडर्स में कन्विक्शन मेरा कम ही रहता है। तो लेंडर्स में बहुत डर डर के निवेश करती हूँ, क्योंकि लेंडर्स में मालूम नहीं रहता कि नेगेटिव सरप्राइज कहाँ से आएगा, कब आएगा। अ, तो लेंडर बैंक्स भी और NBFCs भी हम लोग बहुत अंडरवेट हैं। बैंक्स में तो जहाँ कंपैरेटिवली ज्यादा लिया है वो है PSU बैंक्स। NBFCs में हमारा बहुत विशेष एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि ये डर लगता है। देखिए, NBFC में जब ग्रोथ हाई होता है, लोग खुश होते हैं कि मैनेजमेंट ने जितना इंडिकेट किया था उससे ज्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि पैसा बांटने में कोई मुश्किल नहीं होती है, उसमें ग्रोथ दिखाना, क्रेडिट में ग्रोथ दिखाना कोई मुश्किल नहीं है। वो सब प्रॉब्लम तो तभी आती है जब पैसा वापस चाहिए होता है। गोल्ड की बात अलग है, वो आप गोल्ड पे प्ले कर रहे हैं वो अलग चीज है। बट पैसे जो आप अगर अधिकतर फाइनेंस बिजनेस देखें तो वो वही चीज को आप नई नई तरह से पैकेज करते हैं। जो पहले इंस्टॉलमेंट स्कीम कहलाता था उसको आप BNPL, बाय नाउ पे लेटर कह रहे हैं। तो वही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इंस्टॉलमेंट स्कीम जो होती है। तो फाइनेंस में बहुत कुछ होता है कि आप बस लेंडिंग को या लेवरेज को तरह तरह से पैकेज करके देते हैं। और हर शायद इसमें लंबा अनुभव नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको याद रहता है कि हर दशक में कोई ना कोई लेंडिंग बूम आता है। कभी लीजिंग कंपनी आती है, कभी फिनटेक आता है, कभी कुछ और आता है। पर सोच समझ कर वहां जाना चाहिए। अच्छा, आपने थोड़ी सी बात की ऑटोज़ की, लेकिन थोड़ा डिटेल में अगर मैं समझना चाहूँ, ऑटोज़ में अब इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक तरफ हमारे पास टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स हैं, जहाँ पर बहुत शानदार मोमेंटम है, ऑल टाइम हाई लग रहे हैं।
टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, आयशर, इन सब में अच्छा मोमेंटम है। दूसरी तरफ कुछ अशोक लेलैंड जैसे लैगार्ड्स भी हैं। तो इस समय विद इन ऑटोज क्या व्यू होगा? हाँ, वो तो देख के ही लेना पड़ता है। मतलब आप ये नहीं कह, ऑटो का मतलब ये नहीं होता कि आप हर ऑटो कंपनी खरीद लेंगे। और कुछ हद तक कई बार होता है कि आपको ऑटो पे व्यू लेना है तो आप ऑटो एंसिलरीज भी लेते हैं, रादर देन बाय की जो कार या टू व्हीलर बना रहे हैं उसकी बजाय जो उनको सप्लाई कर रहे हैं वो भी लिया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, पिछले साल जनवरी से हमारा इस सेक्टर ऑटो और ऑटो एंसिलरी दोनों में कुछ हद तक ओवरवेट है। जैसा मैंने कहा, अभी इस हफ्ते एक बार फिर से उसको देखेंगे, क्योंकि हर तिमाही पर हम जो प्रश्न पूछते हैं कि आज हम कैश इन्वेस्ट करना चाहें तो कहाँ निवेश करेंगे, ये प्रश्न होता है। ये नहीं कि हमारे पास ये है अब इसका क्या करें, इसको खरीदें या बेचें। वो क्योंकि वो आपको गलत जगह ले जाता है, बिकॉज़ आपके पास जो रहता है वो आपको हमेशा ही अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए। तो हम लोग तो बेस ज़ीरो से देखते हैं कि आज कैश है तो क्या करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हम लोग ऑटो एक्सेलरीज़ में भी ओवरवेट हैं, ऑटोज़ में भी ओवरवेट हैं। पर ऐसा नहीं कि सभी कुछ लिया हुआ है। हर सेक्टर में आप 2-3 स्टॉक लेते हैं, अच्छा, एक सभी कुछ नहीं लेते हैं। हाँ, कि कुछ हद तक तो ये ज़ीरो सम गेम भी रहता है कि किसी का मार्केट शेयर बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, तो बिल्कुल। वो भी रहता है। अच्छा